2020 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कुछ खास है। ये प्राइज ऑक्शन थ्योरी को दिया गया है। इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज़ की यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि उसका क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, पर ऑक्शन की क्या वैल्यू है इन इकोनॉमिक्स, ये इस बार नोबेल कमेटी ने जांचा और उन्होंने ये जो अवार्ड है ऑक्शन थ्योरी को दिया, जो इस बार दो इकोनॉमिस्ट दैट इज मिलग्राम और विल्सन उन्होंने दी है। तो मैंने भी कहा चलिए नीलामी को सलामी करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने इस बार क्या बताया है। मिलग्राम एंड विल्सन, इन दो पर्सन्स को ये अवार्ड मिला है। दोनों यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट हैं। और यहाँ पे हम ये भी समझ लें पहले तो कि बेसिकली नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। ये अवार्ड 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है स्वेरिजेस रिक्सबैंक, उन्होंने 300 साल पूरे हुए थे तो उन्होंने इस अवार्ड की अमाउंट को नोबेल कमेटी को दिया। और 1969 में पहली बार ये अवार्ड इकोनॉमिक्स में दिया गया, जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, बट इसका एक्चुअल जो नाम है दैट इज स्वेरिजेस रिक्सबैंक अवार्ड। और ये 2020 का अवार्ड, जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको, ये मिलग्राम और विल्सन को दिया गया है। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका मैंने बताया है आपको यहाँ पे। कैसे याद करेंगे? मिल से मिले विल, ग्राम से मिले सन, इकोनॉमी पर सन। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। और चलिए हम अब ये देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरी बताती है कि what is the common value, what is the private value, or and how does these two value they affect the outcome of auction. Winners curse क्या चीज़ है, how do people behave in auctions, and what decides the outcome of auction. तो ये सब चीज़ें इनकी थ्योरी से पता लगती हैं। आइए अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं थ्योरी। तो उससे पहले ये समझ लें कि ऑक्शन क्या चीज़ है। ऑक्शन नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जब कोई आदमी अपना कर्जा वापस नहीं कर सकता तो उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है और वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे उसमें से दिए जाते हैं। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ऑक्शन विच इज अंडरस्टूड बाय ऑल। ये भी समझने वाली बात है, दैट मीन्स ऑक्शन क्या चीज है। ये भी एक तरीके का सेल एंड परचेज का फॉर्मूला है, जहां पे एक नहीं एक से ज्यादा बायर जो हैं विच दे आर अवेलेबल। ये हमें चीज हमारी डेली लाइफ में क्या हमें इफेक्ट करती है, तो यही चीज मिलग्राम और विल्सन ने बताई। ऑक्शंस अफेक्ट अस ऑल एट एवरी लेवल। आप कार पार्क करते हैं तो वहां पे जो कार पार्किंग का जोन है दैट इज वो ऑक्शन किया गया है। वो ऑक्शन किस तरीके से की गई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कार पार्किंग के लिए कितने पैसे देते हैं। दैट मीन्स इट अफेक्ट्स यू। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से बनती है, थर्मल प्लांट में कोयला यूज होता है, कोयले की ऑक्शन होती है, तो वो कोयला जो है उसकी ऑक्शन किस प्रकार से हो रही है दैट विल मैटर कि आपको बिजली जो है वो किस रेट के ऊपर मिल रही है। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं विच मीन्स कि ऑक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारी डेली की लाइफ हो उसे इफेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि ये ऑक्शन का प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सिंपल प्रोसेस था कि उसका सामान बेच दिया और उसके जो पैसे इकट्ठे हुए वो बांट दिए। अब ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। तो आइए हम समझिए सबसे पहले कि कौन कौन से किस किस तरीके के प्रोसेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। चलिए उसे देखते हैं। ऑक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो तरीका है इंग्लिश ऑक्शन का। इंग्लिश ऑक्शन में क्या है कि सामान की बोली होगी और वहां पे बहुत सारे बायर आएंगे, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे सामान मिल जाएगा। और ये रिवर्स ऑक्शन में प्रोसेस में क्या है कि वो सामान किसको मिलेगा, वहां पे बोली ज्यादा अमाउंट से शुरू होगी और उसके ऊपर किसी ने नहीं खरीदा, फिर उसके कम बोली लगाई जाएगी। लेटर से 1 लाख के ऊपर बोली शुरू हुई, किसी ने नहीं खरीदा। 90,000 सैलर ने कहा 90,000 पे बेचता हूं, नहीं खरीदा। सैलर वहां भी
फिर उसने कहा 80,000, किसी ने नहीं खरीदा। उसने कहा 70,000, तो वहां पे somebody comes forward कि ओके मैं इसे 70,000 में खरीद लेता हूँ। नाउ दिस इज रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस, या इसे डच ऑक्शन भी कहते हैं। बोलियों में हमने ये भी देखा है कई बार कि आपस में लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, आपस में, दैट मीन्स जब बिडर्स हैं वो आपस में समझौता कर लें तो वहां पे जो सेलर है उसे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। उसका नुकसान कैसे बचाया जाए और जो बिडर है उसको भी नुकसान ना हो, वो चीज़ इन दो इकोनॉमिस्ट ने ये डिवाइस की है और उसके फॉर्मेट डिवाइस किए हैं। चलिए आगे उसको भी देखते हैं। इससे पहले ये भी देखते हैं कि ऑक्शन के प्रोसेस में हम लाइव ऑक्शंस हैं तो वहाँ पे मूड कुछ और तरीके का रहेगा, ऑनलाइन ऑक्शन है तो वहाँ पे कुछ और बिहेवियर होगा, सील्ड एनवेलप है यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से बोली लगती है। नॉर्मली आपने पिक्चरों में देखा होगा, किसी ने कहा कि 1 रुपए के डिफरेंस के बेसिस के ऊपर भी किसी को सरकारी ठेका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जिसने बोली ज़्यादा लगाई है चाहे वो 1 रुपए से भी ज़्यादा क्यों ना हो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। एक और बहुत ब्यूटीफुल तरीका है, दैट इज नोन एज ब्यूटी पार्लर अप्रोच। नॉर्मली गवर्नमेंट्स इस फॉर्मेट को फॉलो करती हैं और हमारे यहाँ भी इंडिया में भी ये फॉर्मेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रहा और काफ़ी इसमें यू कैन से कंट्रोवर्शियल भी रहा, कंट्रोवर्शियल भी रहा। नो कंट्रोवर्शियल क्यों रहा? क्योंकि इन 2007-8 में टेलीकॉम के सर्कल की अलॉट किए गए थे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ब्यूटी पार्लर अप्रोच है क्या चीज़। ब्यूटी पार्लर अप्रोच में गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी अप्लायर को कोई सामान दे देती है कि ये फिट एंड एलिजिबल क्राइटेरिया देख के कि ये फिट एंड एलिजिबल हैं, ये काम अच्छे से कर सकते, तो उसको वो चीज़ वो ठेका दे दिया और उसको वो चीज़ सस्ते दाम पे मिल गई। ये मैं बात कर रहा था टेलीकॉम अलॉटमेंट सर्कल की। इंडिया में 2006-7 में 2G स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया। उस समय हमारे CAG थे मिस्टर विनोद राय, तो उन्होंने कहा कि अगर ये 2G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाता तो तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपया जो था वो सरकार को एज ए रेवेन्यू मिल सकता था। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि इस अलॉटमेंट ऑफ 2G स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं लॉबिंग हुई है या वहाँ नियमों को तोड़कर अलॉटमेंट्स की गई हैं। मिनिस्टर थे उस समय के मिस्टर डी राजा, वो कहीं ना कहीं वो जेल में भी रह के आए हैं, बट मिस्टर डी राजा का कहना था वहां पे, उनका ये कहना था कि अगर इसको ऑक्शन किया जाता, अगर उसको ऑक्शन किया जाता तो इन दैट केस जो कॉल हमारी वो 15 से 20 रुपए पर कॉल थी तो शायद वो और महंगी हो जाती, दैट वुड बिकम है वो कॉस्टलियर हो जाती। आज हमारे पास जो मोबाइल की कॉल है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 पैसा पर सेकंड, और उस समय जो मोबाइल की कॉल थी वो तकरीबन 3 रुपए पर मिनट के हिसाब से थी और आज की डेट में 1 पैसा पर सेकंड के हिसाब से कॉल है। नाउ दिस बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ये स्पेक्ट्रम की ऑक्शन नहीं हुई। अगर ऑक्शन हो जाती तो इन दैट केस कॉल्स महंगी हो जाती। दैट मीन्स उन्होंने कौन सा फार्मूला अप्रोच किया? उन्होंने ब्यूटी पार्लर अप्रोच को फॉलो किया। यहाँ पे क्या हो गया? लॉबिंग हो गई। जो लोग मिनिस्टर को जानते हैं तो दे कैन गेट ए बेटर, उनको वो सामान मिल जाएगा। कंट्रोवर्सी तो इसमें भी है, ठीक है, इसमें ऐसी बात नहीं कंट्रोवर्सी नहीं है। हर एक चीज़ का अपना अपना तरीका है। जो खरीदना चाहता है उसे भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। सो दैट मीन्स ये सारे के सारे जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं तो खामी उसमें मिल जाती है। हम अब एक एग्जांपल लेते हैं, बिहेवियर ऑफ बायर। नॉर्मली कोई ज़मीन है, उसकी सेल परचेज होनी है, ठीक है, उसकी ऑक्शन है। नॉर्मली अगर उसकी जो कीमत है 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है, ठीक है, या पर स्क्वायर मीटर है, तो जब उसकी ऑक्शन होगी तो अप्रॉक्सीमेटली उसी के नज़दीक उसकी जो है उसकी ऑक्शन हो जाएगी, क्योंकि हर एक को पता है
यहाँ पे जो रेट चल रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर मीटर। तो दैट मीन्स अब हर एक पर अगर somebody has the information कि ये जो लैंड है इसके साथ एक हाईवे निकलने वाला है और वो हाईवे एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड होगा, दैट मीन्स उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। उसके पास क्या है? उसके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देन इन दैट केस ही विल बिड हायर। उसकी बिडिंग क्या होगी? उसकी बिडिंग हायर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसकी बिडिंग हो रही है, पहले किसी ने 9,000 बिड किया, फिर 10,000 बिड किया, अब ये जनाब 11,000 पे बिड कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी ये सोचता है कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि ये ज़्यादा पैसे लगा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके बेसिस के ऊपर जो है ये ज़्यादा पैसे लगा रहा है। मुझे नहीं पता वो क्यों लगा रहा है, पर शायद आप इसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर है उसे नुकसान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए नाउ व्हाट शुड द सेलर डू? व्हाट शुड द सेलर डू? सेलर को चाहिए यहाँ पे, जब वो ऐसी ज़मीन को बेचने लगा है तो उसकी पहले उसने क्या किया? उसकी वैल्यूएशन करवाई, उसने इसकी इंफॉर्मेशन जो है सबके साथ शेयर की। क्या इंफॉर्मेशन शेयर की उसने? कि यहाँ पे हाईवे निकलेगा विच विल गो टू द एयरपोर्ट। जब ये इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंची तो क्या अब इसकी वैल्यू 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड रह गई? अब इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 नहीं रहेगी, इसकी वैल्यूएशन में स्टार्ट हायर, तो मे बी 20,000 रुपया, मे बी 30,000 रुपया। अब ये डिपेंड करेगा कि हाउ डू आई व्यू, कि अब यहाँ पे कोई प्लॉट की कीमत क्या होनी चाहिए मेरी अजम्पशन के हिसाब से। दैट मीन्स अब जो पहले वाला कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। अब सेलर को, दैट मीन्स सेलर को क्या चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करे विद द बिडर्स ताकि उसको पैसे ज़्यादा मिल सकें। बिडर को क्या चाहिए कि उसके पास कौन सी ऐसी स्पेशल इंफॉर्मेशन हो कि वो उसके ऊपर बिडिंग कर सके। आज की डेट में हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें हैं जो उनकी ऑक्शन होती हैं। बैंक्रप्सी में हमने पहले देखा कि सामान बेचते हैं, आज की डेट में तो टीम्स बिकती हैं, प्लेयर्स बिकते हैं, पेंटिंग्स बिकती हैं, टोल प्लाजा हैं वो बिकते हैं, टेलीकॉम सर्कल हैं वो बिकते हैं। दैट मीन्स आज की डेट में जो ऑक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और वो डिफरेंट हो चुका है। हम देखते हैं आईपीएल की टीम, कोई किंग्स 11 की टीम को 42 करोड़ की कीमत लगाई किसी ने कोलकाता की 35 करोड़ कीमत लगाई है, और इसी तरह वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनकी अलग अलग कीमत लग रही है। ये सब डिपेंड करता है अपनी अपनी परसेप्शन के ऊपर और उसके कि मुझे उससे कितना फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं मिलग्राम क्या कहते हैं और विल्सन क्या कहते हैं। मिलग्राम कहते हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं, और विल्सन क्या कहाँ से देखते हैं? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सेलर को चाहिए कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो बिडर के साथ शेयर करे ताकि उसे मैक्सिमम प्राइसेस मिल सकें। एंड सेकेंडली, किसी एक आदमी को उसका बेनिफिट नहीं होगा। दैट मीन्स कि जिसके पास इंफॉर्मेशन थी सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं होगा, बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्हें बराबर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो अपनी बिडिंग कर सकेंगे। अब विल्सन क्या कहते हैं? विल्सन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो बिफोर हैंड अनसर्टेन है, बाद में वो एक सर्टेन वैल्यू हो जाती है जो सबके लिए कॉमन हो जाती है। पहले हमने देखा कि लैंड की प्राइस वो अनसर्टेन थी, पर उसी की जो प्राइस है बाद में वो कॉमन हो वैल्यू हो गई। जब वहाँ पे सड़क निकल गई, एयरपोर्ट को कनेक्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यूएशन जो है सबके लिए कॉमन हो गई। और वहाँ पे एक चीज़ और कहते हैं, वो उसे कहते हैं वो विनर्स कर्स कहते हैं। नाउ विनर्स कर्स क्या चीज़ है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक जार है जिसमें कॉइन्स हैं, नॉट एग्जैक्टली, अराउंड 50 कॉइन्स हैं।
और मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू ऑक्शन दिस पर्टिकुलर जार विद कॉइन्स। नाउ आई एम नॉट अलाउइंग एनीबडी टू सी कि इसमें क्या है क्या नहीं, बस ये बता दिया मैंने कि ये कॉइन्स हैं, ये पुराने कॉइन्स हैं, एंड यू कैन बिड फॉर दिस। ओके, सो समबडी में बिड फॉर इट, वो 5,000 रुपये लगा दे इसके ऊपर। चलिए, क्योंकि ये पुराने कॉइन्स हैं, 100 रुपये के कॉइन्स मान लेते हैं, एक 100 रुपये का कॉइन होगा, उसने 5,000 रुपये लगा दिए। समबडी में बिड फॉर 10,000 रुपीज़, somebody may bid for 20,000 rupees, somebody may bid for 30,000 rupees, somebody may go for, let us say, 50,000 rupees, या किसी ने 40,000 भी लगाया है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली हु विल गेट इट? दैट द पर्सन हु, जिसने 50,000 रुपये लगाया। नाउ जब उसने 50,000 रुपये लगाया तो अल्टीमेटली जब कॉइन देखे यहाँ पे तो उसकी वैल्यू कितनी निकली? उसकी वैल्यू निकली 30,000 रुपये। दैट मीन्स इससे कितने का नुकसान हो गया? ही लॉस्ट 20,000 रुपीज़ का उसका नुकसान हो गया। बेसिकली ये क्या है? दिस इज विनर्स कर्स। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, इसको किसी और तरीके से भी लेके चलते हैं। ठीक है, मैं आपको 4G स्पेक्ट्रम की बात बताता हूँ। इंडिया में 4G स्पेक्ट्रम की सेल हुई और तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की में 4G स्पेक्ट्रम बिका। तो जब ये क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम, एयरटेल को भी स्पेक्ट्रम चाहिए था, वोडा को भी स्पेक्ट्रम चाहिए था, आइडिया था, उसमें बहुत सारे प्लेयर थे, सबको स्पेक्ट्रम चाहिए था। सो एवरीबडी वांटेड कि मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई, ज़्यादा से बोली लगा के उन्होंने ये स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया कि उन्हें 1 लाख करोड़ रुपया मिला। परंतु हुआ क्या? अब ये महंगा स्पेक्ट्रम परचेज करके ये सर्विसेज महंगी कर दें, कॉस्टली कर दें, देन देर आर नो बायर्स, तो बायर नहीं है। ठीक है, और बायर नहीं है तो दैट मीन्स दे हैव टू सेल एट ए लोअर प्राइस, और लोअर प्राइस पे बेचते हैं देन दे लूज मनी ऑल्सो। दैट मीन्स वो किस चीज में फंस गए? दे वर स्टक इन द विनर्स कर्स। ये अकेले इंडिया में नहीं हुआ, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा हुआ है जहाँ पे विनर्स कर्स अप्लाई हुआ है। लोगों ने टेलीकॉम सर्कल बहुत महंगे भाव पे खरीद लिए, बट अल्टीमेटली दे वर नॉट एबल टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट्स। अकॉर्डिंग टू मिलग्राम एंड विल्सन, उनकी थ्योरी ये कहती है कि अलग अलग लोग जिनके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है वो कैसे बिहेव करेंगे, और उनकी थ्योरी प्रोवाइड करती है एक फॉर्मेट, जो कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक फॉर्मेट प्रोवाइड करती है कि इन इन्फॉर्मेटिव्स को कैसे दूर किया जा सकता है। और अल्टीमेटली उनका कहना यह है कि ऑक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? रिजल्ट ऑफ ऑक्शन विल डिपेंड अपॉन उस ऑक्शन का फॉर्मेट क्या है, उसके रूल्स क्या है। जैसे कि इन्होंने 94 में एयर वेव्स के लिए या रेडियो वेव्स के लिए नया एक फॉर्मेट निकाला। दूसरा, किस चीज़ को ऑक्शन किया जा रहा है? लेटर से एक पेंटिंग की ऑक्शन हो रही है, एक गरीब आदमी को उसे रोटी चाहिए कि उसे वो पेंटिंग चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने 2 कंसेप्ट और दिए, और वो 2 कंसेप्ट क्या हैं? कॉमन वैल्यू एंड प्राइवेट वैल्यू। चलिए पहले प्राइवेट वैल्यू को डील करते हैं। यू वॉन्ट टू हैव डिनर विद मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ आप डिनर करना चाहते हैं, ठीक है ना? या आप दीपिका के साथ डिनर करना चाहते हैं, ठीक है? तो बड़े बड़े एक्टर हैं। नाउ व्हाट प्राइस यू शुड पे, ठीक है ना, इफ दे डू इट, ठीक है ना? आई डोंट नो, बट इफ यू डिजायर कि मैं उनके साथ डिनर करना चाहता हूँ, एंड जैसे वॉरेन बफे, दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर उनके साथ किसी को लंच करना है तो अप्रॉक्सीमेटली पीपल पे अराउंड $3 लाख, $3 लाख तक पे करते हैं उनके साथ डिनर करने के लिए। तो नाउ दीज आर प्राइवेट वैल्यूज, कि आपको उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आपको क्या फ़ायदा होगा। दैट इज ए प्राइवेट वैल्यू। आपका एक मकान है, जद्दी प्रॉपर्टी है, जद्दी दैट मीन्स योर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, एंड यू वांट टू रिटेन इट, तो आपके लिए इसकी कीमत 10 करोड़ भी हो सकती है, ठीक है?
बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट इसकी मार्केट वैल्यू मे बी 1 करोड़ ओनली। नो, दैट मीन्स इसकी कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू इज 1 करोड़ ओनली, पर आपकी प्राइवेट वैल्यू क्या है? दैट इज 10 करोड़ रुपीज। सो हियर वी कम टू नो व्हाट इज कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू इज दैट इज कॉमन फॉर ऑल, दैट वैल्यू इज कॉमन फॉर ऑल। तो आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल यू आर, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कॉमन वैल्यू का मतलब क्या है। वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ की ऑप्शन की जा रही है। थर्डली, अनसर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो चीज़ के बारे में ऑक्शन हो रही है उसके बारे में क्या क्या जानकारी है। अगर किसी को जानकारी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा, और किसी को जानकारी कम है तो उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट रहेगा। मुझे याद आता है ये अनसर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी के ऊपर एक पिक्चर थी साहिब बीबी और गुलाम। उसमें एक बहुत बड़े अमीर लोग दिखाए हैं, उस समय के नवाब हुआ करते थे। उन्होंने कोयले की खान वो उसके सरकारी ठेके लिया करते थे, बहुत अमीर आदमी थे, परंतु लास्ट में उन्होंने कोई ऐसे ठेके ले लिए जहां से कोयला नहीं निकला, और उसकी वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो नीलाम हो गई। तो ऐसा भी होता है जब अनसर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो। सो दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑप्शन में, उसमें ये देखिए कि आपके पास इसकी क्या जानकारी है। तो ये जो प्रोसेस है, उन्होंने इस प्रोसेस को थ्योरी जो है डेवलप किया है। इसमें बेसिकली बायर के लिए है कि विनर्स कर से कैसे बचा जाए, और सेलर के लिए है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हासिल की जा सके। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस बार चलिए नीलामी को सलामी करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको थ्योरी भी समझ में आई होगी, ये भी पता लगा होगा कॉमन वैल्यू क्या चीज़ है, प्राइवेट वैल्यू क्या चीज़ है, और इन दोनों की वैल्यूज़ का ऑक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। विनर्स कर्स क्या चीज़ है, हाउ डू पीपल बिहेव इन ऑक्शन, दैट विल डिपेंड अपॉन द एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके पास अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन अलग अलग हैं। और व्हाट डिसाइड्स द आउटकम ऑफ ऑक्शन, तो जैसे वो 3 एस्पेक्ट उन्होंने बताए थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी ऑक्शन का आउटकम है वो क्या रहेगा। और एक और चीज़ जो कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर की थी, दैट इज जो विनर्स कर्स है उसके चांसेस डच ऑक्शन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंग्लिश ऑक्शन। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ऑक्शन में लोग बोली लगा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, तो पता लगता है आपको कि कैसा आदमी छोड़ के जा रहा है। बट इन केस ऑफ डच ऑक्शन या रिवर्स ऑक्शन, वहाँ पे आपको किसी दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं लगता है, तो वहाँ पे विनर कर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से इन थ्योरी से बहुत ज़्यादा देशों को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने इन थ्योरीज को फॉलो किया है। और जैसा मैंने पहले कहा था, इन लोगों ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी पर फॉर्मेट बना के दिए, और वो फॉर्मेट यूएसए में और बहुत देशों ने अपने एयरवेव्स की ऑक्शन के लिए यूज़ किए, और उन्हें इस चीज़ का बहुत अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ है। अगर कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे आपसे विनर्स कर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी मेजर 3 बातें हैं जिसके बेसिस के ऊपर इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सो विद दिस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।